हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में। पिछले एपिसोड का वह जबरदस्त बवाल तो आपको याद ही होगा, जहां एक तरफ यांग काई और हमारी खूबसूरत सीनियर सिस्टर सुयान की बढ़ती नजदीकियों ने सेकंड जीनियस डिसाइपल ये होंगचैंग के सीने पर सांप लौटा दिए थे। वहीं दूसरी तरफ एल्डर के बीच एक अलग ही महाभारत चल रही थी। यांग काई को सजा दी जाए या छोड़ दिया जाए, इस बात पर खूब बहस हुई। सेकंड एल्डर तो पूरी तरह से यांग काई के सपोर्ट में खड़े थे, लेकिन जैसे ही उन्हें भनक लगी कि इस पूरी विवाद में उनकी खुद की पोती भी शामिल है, तो उन्होंने बड़ी ही चालाकी से सारा मामला फर्स्ट एल्डर के गले मर दिया। लेकिन तभी माहौल में तगड़ा ट्विस्ट आता है। अचानक एल्डर मैन की बेहद धांसू और स्वैग भरी एंट्री होती है। वो सीधे ही सेक्ट लीडर का टोकन हवा में लहराते हुए ऐसा पैगाम सुनाते हैं जिनसे वहाँ खड़े मौजूद सबके होश उड़ जाते हैं। सेक्ट लीडर का सीधा आदेश था कि यांग काई को बिना कोई नुकसान पहुँचाए छोड़ दिया जाए, और इतना ही नहीं, उसे सीधा मेन कोर डिसाइपल की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाए। शुरुआत में किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन सेक्ट लीडर के हुक्म को टालने की हिम्मत आखिर किसमें थी। बस फिर क्या था, हमारी सीनियर सिस्टर सुयान एक सच्चे हीरो की तरह यांग काई को उन सब के चंगुल से निकालकर अपने साथ ले गई। आज की कहानी वहीं से शुरू होती है, जहाँ यांग काई की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो खुद को एक बेहद ही अनजान लेकिन खुशबूदार और खूबसूरत कमरे में पाता है। उसने आज से पहले सुयान का कमरा कभी भी अंदर से नहीं देखा था, इसलिए वह पूरी तरह से हैरान था कि आखिर वो कहाँ है और यह कैसी जगह है। हालांकि उसने पहले भी एक दो बार इस कमरे की झलक देखी थी, तो उसे थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लगा था कि तभी उस रेड बुन में आता है कि दरवाजे को खोलते हुए सुमू अंदर आता है। उससे बड़ी ही एक्साइटमेंट में कहता है, सीनियर ब्रदर, अब आपकी तबीयत कैसी है। लेकिन फिर अचानक कुछ सोचते हुए वो अपने शब्दों को सुधारता है और बड़ी ही चापलूसी से कहता है, अरे नहीं मेरे प्यारे जीजू, आप अभी उठने की कोशिश मत कीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। ये बोलकर सुमू तो उसी शिद्दत से हमारे यांग काई की सेवा करने लगा। बेचारा यांग काई तो इस बात से परेशान था कि आखिर ये लड़का उसे बार बार जीजू क्यों कह रहा है। सुमू की खुशी तो सातवें आसमान पर थी। वो आंख मारते हुए कहता है, जीजू, मुझे मेरी जूनियर ने सब बताया था कि परसों मेरी बहन आपके साथ कितने करीब थी। यांग काई का दिमाग तो पूरी तरह चकरा चुका था। वो मासूमियत से पूछा है, क्या किया? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सुमू हंसते हुए कहता है, अरे जीजू, हमसे क्या शर्माना, अब एक्टिंग करना बंद कीजिए, हमें सब पता है। लेकिन इसी हंसी मजाक के बीच सुमू का हाथ गलती से यांग काई के गहरे घाव पर लग जाता है। यांग काई दर्द से कर रहा होता है। ये देखकर सुमू एकदम घबरा जाता है और माफी मांगते हुए कहता है, आप ठीक तो हैं, मेरा मतलब ये नहीं था, ये गलती से हो गया। यांग काई दर्द को पीते हुए कहता है कि अगर 2-3 दिन शांति से आराम करेगा तो ये सब ठीक हो जाएगा। सुमू एक बार फिर से अपनी जान बचाने के लिए यांग काई को मशक होकर उसे दिल से शुक्रिया कहता है। इसके बाद वो अपनी जेब से ढेर सारी दवाइयों की शीशी निकालता है और कहता है, ये देखिए, एल्डर ने आपके लिए ये खास दवाइयाँ भिजवाई हैं। ये जादुई पिल्स ना सिर्फ घावों को पल भर अलग झपके भर देती हैं, बल्कि आपके कल्टीवेशन को भी एक नए मुकाम पर ले जाती हैं। इतनी सारी शीशियाँ देखकर यांग काई के पसीने छूट गए। वो कहता है, अरे भाई, मुझे खाना खाना है, ये दवाइयाँ थोड़ी ना खानी है। तुम तो ऐसे दे रहे हो जैसे ये मेरी डाइट का हिस्सा हो। लेकिन सुमू बहुत ही सीरियस होकर उसे समझाता है कि इस बार बहुत गंभीर चोट आई है, इसीलिए उसे हर हाल में ये सारी पिल्स खानी पड़ेंगी और सिर्फ आराम करना होगा। वहाँ मौजूद तीनों लोग भी उसे अपना असली जीजा मानकर उसी जी हजूरी में लगे हुए थे। यांग काई ने इतनी कीमती पिल्स भिजवाने के लिए सेकंड एल्डर को धन्यवाद कहा, लेकिन सुमू थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है कि थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो अपने भरोसे बैठा रहता तो शायद आज जिंदा भी नहीं होता। हालांकि सुमू भी मन ही मन जानता था कि वो अपने दादाजी के वजह से अपने जीजू से ऐसे खराब नहीं कर सकता। इसलिए जब यांग काई उसे पूछा है कि क्या बड़बड़ा रहा है, तो सुमू बात को घुमाते हुए उसे बस आराम करने की सलाह देता है। तभी यांग काई को अपनी तारड़हार सुयान का ख्याल आता है। वो तो बेचैनी से पूछता है कि आखिर तुम्हारी सीनियर सिस्टर कहाँ चली गई हैं। सुमू बताता है कि वो आपको यहाँ सुरक्षित छोड़ने के बाद मेरी बहन अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा निखारने के लिए ब्लैक जेड फॉरेस्ट की तरफ निकल गई। ये सुनकर यांग काई थोड़ा अजीब महसूस करता है। वो गहरी सोच में पड़ जाता है कि उसने होंगचैंग के सामने पहली नजर के प्यार वाली इतनी झूठी कहानी गढ़ी थी, लेकिन सुयांग ने उसके बारे में कोई सवाल नहीं किया। क्या उसे मेरी बेवकूफी की हरकत से उन्हें गुस्सा नहीं आया होगा? वो इन्हीं ख्यालों में खोया था कि इधर सुमू और उसके दोस्त
उम्मीद भरी नजरों से उसका चेहरा देख रहे थे कि शायद जीजू उन्हें कोई मसालेदार कहानी सुनाएंगे, लेकिन यांग काई उनकी इन हरकतों से बुरी तरह पक चुका था। कहानी में अब रात का बेहद शांत नजारा दिखाया जाता है। यांग काई बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग घोड़े की तरह दौड़ रहा था। हमारा लड़का ख्यालों की दुनिया में खो गया था। उसे बार बार वही पल याद आ रहा था जब सीनियर सिस्टर ने उसका हाथ कसकर पकड़ा था। वो अपने मन ही मन सोचने लगा, क्या वो मुझे सच में पसंद करने लगी है? लेकिन अगले ही पल वो खुद को हकीकत का तमाचा मारते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे ये ख्याली पुलाव नहीं पकाना चाहिए। इससे बेहतर तो यह है कि मैं अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दूं। ये फैसला करते ही वो सुमो की दी गई उन महंगी दुर्लभ पिल्स को खाता है और ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता है। वो दवाई सच में मामूली चीज नहीं थी। पिल्स गले से नीचे उतरते ही यांग काई के शरीर में एनर्जी का तूफान तेजी से बहने लगा। उसके शरीर के ब्लॉक हो चुके मेंडेरियंस एक एक करके खुलने लगे। उसे तेज ऊर्जा को सोखते हुए यांग काई को एहसास होता है कि आखिर ये पिल्स इतनी महंगी क्यों होती हैं। शरीर में जाते ही इस दवा ने अपना करिश्मा दिखाना शुरू कर दिया। उसका ब्लड फ्लो तेजी से बढ़ चुका था और उसके सारे घाव ही किसी जादू की तरह भरने लगे थे। वो मन ही मन सेकंड एल्डर को पारिक नजरों की तारीफ करने लगा, जिन्होंने इतनी दुर्लभ दवाइयों को अपने पास संभाल कर रखा था। धीरे धीरे यांग काई के शरीर में इतनी ज्यादा आग ऊर्जा निकलने लगी कि उस आग ने खूंखार फायर स्कल मॉन्स्टर का रूप ले लिया था। उस पल अपार शक्ति को बर्दाश्त करते हुए यांग काई खुद से कहता है कि ये प्रक्रिया भले ही दर्दनाक है, लेकिन इसका असर भी उतना ही ज्यादा तगड़ा है। तभी उसे एक बहुत ही अजीब सी हलचल महसूस होती है। वो तुरंत समझ जाता है कि शरीर के अंदर बैठा वो रहस्यमय स्कल मॉन्स्टर भी इन पिल्स की ऊर्जा को लालची की तरह सोख रहा है। अब अपने शरीर और मॉन्स्टर दोनों की भूख मिटाने के लिए यांग काई ने वहां रखी एक एक करके सारी शीशियों को खाली करना शुरू कर दिया। कल्टीवेशन करते करते वो 5 बोतलों को गटक चुका था। अपनी भयानक यांग पावर को रिलीज करते हुए वो मुस्कुराकर कहता है, अगर मेरी जगह कोई आम इंसान होता तो 1-2 बोतल खाने के बाद ही उसकी नसें फट जाती, लेकिन ये मेरी गोल्डन असुरा बॉडी सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैंने 5 शीशी दवा खा ली है, लेकिन मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है। उल्टा मेरी स्पिरिचुअल पावर और भी ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। वो खुद को पूरी तरह से प्रेरित करते हुए ठान लेता है कि दर्द चाहे जितना भी हो, वो अपनी कल्टीवेशन तब तक नहीं रोकेगा जब तक वो अपनी आखिरी लिमिट को पार ना कर दे। फिर क्या था, वो उन दुर्लभ दवाइयों को ऐसे खाने लगता है जैसे कोई बचपन में हाजमोला की गोली खाता है। उसने सारी बोतलों को खाली कर दिया। अंत में जब उसका पेट पूरी तरह भर गया तो वो हंसे हुए कहता है, सच में इन दवाओं की तरह नहीं बल्कि खाने की तरह निकल गया। अब वक्त था उस सारी ऊर्जा को रिफाइन करना। वो फिर अपनी आंखें बंद करके कल्टीवेशन शुरू कर देता है। उसका यांग कोर उसके शरीर से बाहर निकलकर आसपास की सारी यांग एनर्जी को सोखने लगता है और पिल्स की ऊर्जा उसके खून में मिलने लगती है। हमें उसके शरीर के एक एक मेंडेरियंस का बारीकी से नजारा दिखाया जाता है। उसके देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी नसों में लाल खून नहीं बल्कि खौलता हुआ लावा दौड़ रहा है। इस असहनीय दर्द को चुपचाप सहते हुए वो खुद को दिलासा देता है, बस थोड़ी देर और फिर मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा। और सच में कुछ ऐसा ही होता है। कुछ देर बाद वो एक बेहद खौफनाक और पावरफुल एनर्जी की लहर छोड़ता है, अपनी कल्टीवेशन को पूरा कर लेता है। यहाँ यांग काई को अपनी नसों में एक बेहद प्राचीन और रहस्यमय स्पिरिचुअल एनर्जी का एहसास हो रहा था। अपनी ताकत को इस हद तक बढ़ाने के बाद उसके अंदर जबरदस्त फाइट करने की खुजली होने लगी। उसे अपनी इस नई ताकत को आजमाने के लिए सुमो की जरूरत थी, इसीलिए वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वो एक एक कमरे के पास पहुंचकर जोर से आवाज लगाता है, ब्रदर सुमो, क्या तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए चलोगे? और ऐसा कहते हुए वो बिना कोई सोचे समझे दरवाजा खोल देता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहाँ सुमो नहीं बल्कि सीनियर सिस्टर सुयान मौजूद थी और वो अपने कपड़े बदल रही थी। उन्हें इस हालत में देखकर यांग काई का मुंह खुला का खुला रह गया, उसकी आंखें फटी रह गईं। वो हकलाते हुए बस इतना कह पाया, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ हैं। इधर सुयान की आंखों में खून उतर आया था। वो अपनी इतनी भयानक और गुस्से भरी नजरों से घूरती हैं जैसे आज वो यांग काई को जिंदा चबा जाएंगी। सुयन का वो खौफनाक किलिंग इंटेंट यांग काई भी अच्छी तरह महसूस कर पा रहा था, लेकिन हमारा इस ढीठ लड़के की दाद देनी पड़ेगी। इतना बड़ा कांड होने के बावजूद ना तो उसने शर्म से आंखें बंद की और ना ही वहां से दुम दबाकर भागा। इसकी इस बेशर्मी को देखकर सुयन का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। वो बिजली की तरह अपने कपड़े पहनती है और यांग काई पर एक ऐसा जोर
जोरदार प्रहार करती है कि वो बेचारा दरवाजे के परखचे उड़ाता हुआ सीधा बाहर मैदान में जा गिरता है। उसे संभलने का एक पल भी नहीं देना चाहती थी। उसने हवा में एक बेहद ही खतरनाक आइस थॉर्न यानी बर्फ का नुकीला कांटा बनाया और सीधा यांग काई की तरफ दाग दिया। यांग काई भी अब हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत अपनी मार्शल टेक्निक का इस्तेमाल किया और हवा में उड़ती हुई जोरदार किक मारकर उस बर्फ के कांटे की दिशा बदल दी, जिससे वो सीधा जाकर एक पेड़ में धंस गया। अब सुयान को हवा में तैरते हुए अपनी भयानक बर्फीली ऊर्जा निकालने लगी, जिसका सीधा मतलब था कि वो आज यांग काई को छोड़ने वाली नहीं है। यांग काई भी मन ही मन खुश हो रहा था। उसे तो बस उस वैसे ही अपनी ताकत को आजमाने के लिए फाइट चाहिए थी। उसने सोचा कि सीनियर सिस्टर अभी गुस्से में है तो क्यों ना इस मौके का पूरा फायदा उठाया जाए और अपनी फाइट करने की तड़प को शांत किया जाए। यांग काई को इस तरह खामोश और लड़ने के लिए तैयार देखकर सुयान ने गुस्से से फुकारते हुए अपनी कहती है, अच्छा तो तुम्हें लड़ने में इतना ही शौक है तो फिर ये लो। ये कहते ही उसने एक विशाल और नुकीला बर्फ का पत्थर यांग काई की तरफ फेंक दिया। यांग काई ने अपने धधकती हुई आग यांग एनर्जी को अपने मुट्ठी में इकट्ठा किया और ऐसा जोरदार पंच मारा कि वो बर्फ का पत्थर हवा में ही चकनाचूर हो गया। सुयान अब पूरी तरह से अपने खौफनाक रूप में आ चुकी थी। उसने अपनी यिन एनर्जी को चरम पर पहुंचा दिया था और सैकड़ों बर्फ के नुकीले सुइयां एक साथ यांग काई की तरफ बरसने लगी। ये हमला इतना तेज था कि इससे बचने के लिए यांग काई को अपनी अचूक गोल्डन असना बॉडी को एक्टिवेट करना पड़ा। इस सुनहरे कवच से टकराते ही बर्फीली सुइयां बेअसर हो रही थीं, लेकिन सुयान ने अपने हमले की स्पीड और बढ़ा दी। यांग काई को महसूस होने लगा कि इस लड़ाई के दबाव के कारण उसके शरीर की ऊर्जा भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी है। उन दोनों के बीच ये महायुद्ध चल ही रहा था कि तभी वहाँ सेकंड एल्डर सुमू और यूटिन की एंट्री होती है। ये भयानक नजारा देखकर यूटिन कहता है, सुमू भाई मुझे लग रहा है कि तुम्हारी बहन कल वाले मामले का बदला ले रही है। कल यांग काई ने उसके कुछ ज्यादा ही करीब जो गया था। सुमू इस पर सिर खुजाता हुआ कहता है, यार मेरी बहन का तो मुझे कुछ नहीं समझ आता। एक पल में किसी को सिर आंख पर बैठा लेती है और अगले ही पल बेरहमी से कूटना शुरू कर देती है। बेचारे यांग काई का तो अभी पिछला घाव भी नहीं भरा था, पता नहीं अब उसका क्या होगा। इधर मैदान में यांग काई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सुयान से हर जानलेवा हमले की बड़ी ही चतुराई से ब्लॉक कर रहा था। सुमू और यूटिंग को अपने जीजू की बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि सुयान सच में बहुत ज्यादा क्रूरता से वार कर रही थी। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो वो ऐसा लग नहीं रहा था मानो सुयान जानबूझकर यांग काई को इस दबाव वाली स्थिति में डाल रही थी ताकि वो उसकी असली ताकत को गहराई से नाप सके। तभी सुयान के सामने से एक हमला रोकती है और पलक झपकते ही यांग काई के पीछे पहुंचकर एक खतरनाक स्नेक अटैक कर देती है। यांग काई इस हमले से बच नहीं पाता और सीधे उसके कंधे पर बर्फ जम जाती है। इस हमले को कामयाब होते देखकर सुयान को थोड़ी शांति होती है और बहुत ही ध्यान से यांग काई की तरफ हरकतों को नोटिस करने लगती है। यांग काई अपनी शुद्ध यांग पावर को उस जमे हुए हिस्से में भेजता है और पल भर में बर्फ को पिघला देता है। यांग काई की इस प्योर यांग पावर को देखकर सुयान को ये लड़का और भी ज्यादा दिलचस्प लगने लगा। उधर दूर खड़े सेकंड एल्डर भी समझ चुके थे कि सुयान की कल्टीवेशन भले ही कम हो, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक सच में कमाल की हैं। वो यांग काई को फाइट को और भी बारीकी से देखना चाहते थे, क्योंकि वे पुष्टि करना चाहते थे कि यांग काई सच में अपनी स्पिरिचुअल पावर को हथियार में ढाल सकता है। तभी सुयान ने अपना एक बहुत ही विध्वंस आइस बैरियर अटैक शुरू कर दिया। जमीन के अंदर से अचानक बड़े बड़े और बेहद ही नुकीले पत्थर बाहर निकलने लगे। वे सीधे यांग काई को छीलने के लिए बढ़ रहे थे। यांग काई अपनी पूरी जान लगाकर इन खतरनाक हमलों से बचता है और हाँफते हुए जमीन पर लैंड करता है। अब तक उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी थी। इसलिए अपनी ऊर्जा को वापस पाने के लिए वह मैदान के बीचों बीच बैठकर कल्टीवेशन करने लगा। कल्टीवेशन करते हुए वह मन में सोच रहा था कि सच में नंबर 1 जीनियस होने का टैग इन्हें ऐसे ही नहीं मिला। इनकी ताकत अकल्पनीय है। यांग काई को इस तरह निढाल होकर कल्टीवेशन करता देखकर सेकंड एल्डर मन में सोच उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि कमजोर होने के बावजूद भी इस लड़के ने इतने शक्तिशाली हमलों का सामना किया, यह कोई छोटी बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सुयान ने अपने ढेर सारी जिन एनर्जी को इकट्ठा किया और यांग काई के चारों
और एक विशाल बर्फ का कवच बना दिया, यानी आइस सेल बना दिया। ये कवच यांकाई को चारों तरफ से सुरक्षित घेर चुका था। इस डोमेन को बनाने के बाद सुयान एक बार उसके करीब जाती है और ध्यान से देखती है और फिर अपने चेहरे पर एक ठंडी सी खामोशी ओढ़कर वहां से निकल जाती है। वैसे तो सुयान दुनिया को दिखाना चाहती थी कि उसे यांकाई की रति भर भी परवाह नहीं है, लेकिन ये बात शीशे की तरह साफ थी कि यांकाई के साथ ये लड़ाई जानबूझकर की थी ताकि उसकी ताकत बाहर आ सके। और अब ये बर्फ का कवच बनाकर उसे शांति और आराम करने का मौका दिया है। ये आइस सेल असल में दो तरीकों से काम करने वाला है। पहला, कोई भी बाहरी इंसान यांकाई के कल्टीवेशन में खलल नहीं डाल सकता, और दूसरा, अगर कल्टीवेशन के दौरान यांकाई की आग वाली ताकत बेकाबू हो जाती है तो ये बर्फ का कवच उसे शांत कर देगा। सुमो अपनी बहन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुयान उसे इग्नोर करते हुए चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान लिए वहां से चली जाती है। सुमो और शूटिंग भागकर यांकाई के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो बर्फ के उस गोले के अंदर बड़े मजे से कल्टीवेशन कर रहा है। सुमो घबराकर सेकंड एल्डर से विनती करने लगता है, प्लीज यांकाई को बाहर निकाल लीजिए वरना मेरे जीजू अंदर ही जम जाएंगे। लेकिन सेकंड एल्डर बहुत ही शांत स्वर में कहते हैं, उसे ध्यान से देखो, मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी ताकत से बर्फ को पिघलाकर खुद ही बाहर निकल आएगा। इतना कहकर सेकंड एल्डर वहां से चले जाते हैं। अब सुमो और शूटिंग ने वहीं बर्फीली कवच के बाहर अपना बोरिया बिस्तर लगा लिया और यांकाई के बाहर आने का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते पूरे 3 दिन बीत गए। शूटिंग घबराहट में सुमो से कहता है, सीनियर ब्रदर कहीं ये अंदर ही जमकर मत तो नहीं गया। सुमो उसे तोड़कर चेक करने लगता है, लेकिन सुमो उसे डांटते हुए कहता है कि अपनी जुबान को लगाम दो, मेरे जीजू के बारे में ऐसा कुछ कहा तो छोड़ूंगा नहीं, वो इतनी आसानी से नहीं मर सकते। वैसे दीदी को जीजू पसंद है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन साले साहब को अपने जीजू के पूरे दीवाने हो चुके हैं। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आती है। सुमो नोटिस करता है कि उस मजबूत आइस बॉल में दरारें पड़ने लगती हैं। उन तीनों के तो होश उड़ जाते हैं। जब शुरुआत में वो डर गए कि आखिर 3 दिन के बाद कैसे खौफनाक चीज बाहर आएगी, लेकिन जैसे ही यांकाई बर्फ की दीवार को चकनाचूर करते हुए बाहर निकलता है, उसकी जान में जान आई। सुमो तो पूरी तरह यांकाई को देखकर हैरान था। न सिर्फ उसकी सारी पुरानी चोटें गायब हो चुकी थीं, बल्कि उसके चेहरे पर अलग ही तेज था। उसकी कल्टीवेशन के केवल में एक भारी उछाल आ चुका था। यांकाई खुद से बातें करते हुए अपनी सफलता का जश्न मना रहा था। वो सोच रहा था कि फाइनली उसने अपनी प्योर गोल्डन असला बॉडी को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। आमतौर पर जब वो कल्टीवेशन करता था तो इतनी ज्यादा यंग एनर्जी निकलती थी कि लगता था जैसे उसका शरीर फट जाएगा, लेकिन सुयान ने बनाए इस बर्फीले कवच की ठंडक की वजह से वो देर तक और बहुत गहराई से कल्टीवेशन कर पाया। अब उसे आग में जलकर भस्म होने का कोई भी डर नहीं था। उसने ठान लिया था कि वो अब उसे और भी मेहनत करनी होगी और अपनी ताकत को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाना होगा। जब यांकाई ने ये सब सोच रहा था तो उसकी आंखें गुस्से और दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। उसकी वो खूंखार नजरें देखकर सुमी और शूटिंग डर जाते हैं। वो सहमते हुए पूछते हैं, यांग भैया क्या आप ठीक हो? यांकाई तुरंत ही अपनी मुस्कुराहट वापस लाता है और कहता है, हाँ अरे हाँ मैं तुम्हें दिख नहीं रहा, बिल्कुल ही फिट हो चुका हूँ। सुमो तसल्ली करने के लिए उसे छूकर पूछता है कि यांकाई कहीं डर तो नहीं हो रहा है। जब उसे यकीन हो जाता है कि सब कुछ ठीक है तो वो खुशी से चिल्लाता है, चलो दोस्तों, यांकाई सीनियर ब्रदर 3 दिन से भूखे हैं, इनके लिए ढेर सारा बढ़िया खाना लेकर आते हैं। यांकाई को भी खुशी होकर अपने दोस्तों के साथ दौड़ पड़ता है। कहानी में आखिरी में हमें एक बेहद ही प्यारा नजारा दिखाया जाता है। दूर खड़ी हमारी सीनियर सिस्टर्स डिया को यांकाई पर ही नजर रखे हुए थी। यांकाई को इस तरह दोस्तों के साथ हंसे खिलखिलाते देखकर उनकी आंखों खुशी से झलक उठी थी। वो मन ही मन सोच रही थी, एक मामूली सर्वेंट जो सबसे मार खाता था आज अपने खुद को इतना काबिल बना लिया है कि वो मास्टर बन गया है। यांकाई, तुमने मुझे सच में प्राउड फील करवाया है। मैंने तुम्हें लोगों से हाथ से बेइज्जत होते हुए देखा है और आज तुम इतने ताकतवर हो कि कोई तुम्हारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मेरा वो दवाइयों देने का बिल्कुल भी बेकार नहीं गया और सिर्फ जिया ही नहीं बल्कि दूर तरफ से हमारी खूबसूरत सीनियर सिस्टर सुयान भी चुपके से यांकाई को ही देख रही थी। अपनी आंखों में यांकाई के लिए एक अलग ही उम्मीद और चमक थी। वो दिल में ही कहती हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि तुम और भी ज्यादा ताकतवर बनकर उभरोगे और कभी भी मुझे नीचा नहीं दिखाओगे। वो भी यही दुआ कर रही थी कि यांकाई की ताकत यूं ही बढ़ती है। तो आपको क्या लगता है, ये दोनों हसीन लड़कियां हमारे यांकाई पर अपना दिल हार बैठी हैं? अपनी राय मुझे कमेंट
कमेंट में जरूर बताना। और इसी बेहद प्यारे और सस्पेंस से भरे सीन के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।